नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो से पहले की वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित 35 प्रश्न आपके सामने रखे थे और आपसे ये अपेक्षा की थी कि आप अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही देंगे। तो आपने यकीनन उन प्रश्नों के उत्तर सही दिए होंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रश्नों की आंसर की उपलब्ध करवा रहा हूँ, उत्तर सहित प्रश्नों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों तक भी शेयर जरूर करें। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 था। देखिए, ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक व्याकरण के हैं। और पहला प्रश्न ये था कि किसी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने का तरीका सिखाने वाले शास्त्र को कहते हैं, खाली जगह में आपको भरना है, उसे कहते हैं व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है? तो व्याकरण किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने का तरीका बताता है और ऐसा एक शास्त्र है, उसको अपन कहते हैं व्याकरण। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 था कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो होती है संस्कृत की भाष धातु से। यानी भाषा शब्द में एक तरीके से देखें मूल शब्द क्या है? तो भाष। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मनुष्य को विचार विनिमय हेतु, विनिमय का अर्थ है विचारों के आदान प्रदान हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो खाली जगह में उत्तर भरा जाएगा भाषा। यानी मनुष्य है वो भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भाषा के मुख्य रूप से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो खाली जगह में आपको लिखना है 2। मतलब एक होती है भाषा लिखित और एक होती है भाषा मौखिक। अब इसका तीसरा रूप भी सामने आता है सांकेतिक, लेकिन अपनी जो पाठ्य पुस्तक है या हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है, जो अपना पाठ्यक्रम है, वह इस रूप को 2 में ही मानता है, तो हमें 2 ही मानने हैं। प्रश्न नंबर 5 था कि प्रांतीय और उप प्रांतीय आधार पर विभाजित भाषा को क्या कहते हैं? प्रांतों के आधार पर, उप प्रांतों के आधार पर विभाजित जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? तो खाली जगह में अपने को लिखना है उपभाषा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 कि भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? किस रूप में? लिखित रूप में। तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। लेकिन यदि हम भाषा की सबसे छोटी इकाई और अलिखित रूप में बात करें या मौखिक रूप में बात करें तो वह होती है ध्वनि। यानी ध्वनि है वो वर्ण से भी छोटी है, लेकिन ध्वनि है वो मौखिक होती है और वर्ण है वो लिखित है। तो लिखित रूप में सबसे छोटी वर्ण है और मौखिक रूप में या संपूर्ण रूप से देखें हिंदी भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी तो वो है ध्वनि। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करें हम, तो सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। और वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे अपन कहते हैं शब्द। वर्णों का सार्थक मेल है उसे बनेगा शब्द, लेकिन सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे अपन कहते हैं वाक्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, व्याकरण के प्रमुख अंगों की संख्या होती है। तो व्याकरण के प्रमुख अंगों की संख्या होती है 4। उसमें हम वर्ण विचार की बात करते हैं, उसमें अपने शब्द विचार की बात करते हैं, उसमें अपने वाक्य विचार की बात करते हैं, उसमें अपने पद विचार की बात करते हैं। तो ये एक तरीके से हम देखें 4 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 9, लिखित ध्वनि संकेतों और चिन्हों को, किसी भाषा के वर्णों का जो लिखित ध्वनि संकेत है यानी ध्वनि है उनको संकेतों में बांधना, उनको चिन्हों में बांधना क्या कहलाता है? तो वह होती है लिपि। प्रश्न नंबर 10वां, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त और किस भाषा की लिपि है वो देवनागरी है? तो हम कह सकते हैं संस्कृत की है, जो अपने मराठी है या और कोई क्षेत्रीय बोलियां उनकी भी लिपि देवनागरी हो सकती है। लेकिन नेपाली भाषा है इसकी भी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ये अपने को ध्यान रखना है, हिंदी के अलावा नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अब प्रश्न नंबर 12वां था, भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? तो भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है बोली, और बोली है वो एक सीमित दायरे में प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 13, किसी भाषा को
स्थिर बनाने के लिए, मानक बनाने के लिए, उससे शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमेशा वहां पर आवश्यकता होती है लिपि की। प्रश्न नंबर 14 था, शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद प्रश्न नंबर 15वां था कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको अभिधा कहते हैं। इसको आप मुख्या भी कह सकते हैं। देखिए, अभिधा यानी मुख्य अर्थ को प्रतिपादित करती है, ये वाच्यार्थ को प्रतिपादित करती है, यानी इसका जो शब्दकोशीय अर्थ होता है उसी को ये प्रकट करती है, तो वह होती है अभिधा शब्द शक्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16वां, राजस्थान जाग उठा वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे राजस्थान जाग उठा, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा, और लक्षणा में भी रूढ़ी लक्षणा। ठीक है। इसके बाद इसका उत्तर देखें तो लक्षणा दे रखा है, यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जहां पर मुख्य अर्थ की अपेक्षा किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार मानकर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? यानी रूढ़ि के आधार पर अर्थ लिया जाता है या कोई परंपरा से, जो सदियों से चली आ रही परंपरा है उसके आधार पर, तो उसे अपने कहते हैं रूढ़ा लक्षणा। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए, मेरा घर गंगा में है, उक्त वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो लक्षणा का ही भेद है, प्रयोजनवती लक्षणा। और यह किसी प्रयोजन के कारण, किसी हेतु के कारण, मेरा घर गंगा में है, घर गंगा में नहीं हो सकता, लेकिन उसका हेतु क्या है? कहने का आशय है कि उसका घर गंगा के किनारे है, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है। अब प्रश्न नंबर 19, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, शब्द में कौन सी, वाक्य में या पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे है व्यंजना। न तो इसका शब्दकोशीय अर्थ निकल रहा है, न इसका लक्षक अर्थ निकलता है, न तो वाच्यार्थ से न लक्ष्यार्थ से, इसका अर्थ निकलता है व्यंग्यार्थ से। व्यंग्य है, और व्यंग्य से शब्द शक्ति व्यंजना है, क्योंकि यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ निकालना अपने को, तो एक तरीके से देखें तो ये आरती व्यंजना, मतलब शाब्दी व्यंजना है। कौन सी है? शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि शब्द के आधार पर यहाँ पे हम पानी की जगह यदि नीर रख दें तो नीर का अर्थ पानी के संदर्भ में नीर हो जाएगा, लेकिन वह मोती के संदर्भ में और मनुष्य के संबंध में नीर नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, और चून यानी चूने के संदर्भ में, आटे के संदर्भ में पानी है। तो यह है शाब्दी व्यंजना। और एक दूसरी व्यंजना और होती है, वो होती है आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना के दो भेद होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ देने वाली शब्द शक्ति वाच्यार्थ से दे रही है तो आप मान लें कि वह अभिधा है, लक्ष्यार्थ से दे रही है आप माने लक्षणा है, और इनसे अलग देने वाली है उसको कहते हैं व्यंजना। प्रश्न नंबर 21, अलंकार से संबंधित, जब उपमेय और उपमान में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान। कौन सा? भ्रांतिमान। यह है कि यह है, अपने कहते हैं ना मुख है कि कमल है, तो यह भ्रम की स्थिति है, तो वहां पे होता है भ्रांतिमान। प्रश्न नंबर 22, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे वाचक शब्द सरिस यानी समान, पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, तो के समान, उपमेय की उपमान के साथ तुलना, तो वहां पे होता है उपमा अलंकार। वैसे प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आप यहाँ पे कह सकते हैं अनुप्रास भी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 23, जहां बिना कारण के ही कार्य होना बताया जाता है, जहां बिना कारण के ही कार्य होना, कोई कारण नहीं है, पद बिना चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। मतलब जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा है तो वहां पे होता है विभावना। प्रश्न नंबर 24, उपमा अलंकार में कुल कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार में कुल होते हैं 4 अंग। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म। वाचक शब्द और साधारण धर्म, कुल उपमा में अंग होते हैं 4। इसके बाद प्रश्न नंबर है 25, और प्रश्न नंबर 25 कहता है कि बार बार शब्दों की आवृत्ति हो, शब्द बार बार आए लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे अपन कहते हैं कनक कनक ते सो गुनी, तो कनक कनक शब्द तो 2 बार आया लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है,
तो वहां पर होता है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 26, एक ही शब्द में अनेक अर्थ होना। जैसे हमने पीछे उदाहरण देखा, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो वहां पर पानी एक शब्द है, उसके अर्थ उसके अंदर कई है। सलिष्ट का अर्थ है चिपके होना। तो एक ही शब्द में अनेक अर्थों का सलिष्ट होना किस अलंकार की पहचान है? तो सलेस अलंकार की। प्रश्न नंबर 27, उपमेय में उपमान की संभावना, यानी संभावना मथो उत्प्रेक्षा। तो जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अपन कहते हैं मुख मानो कमल है, तो मुख क्या है? उपमेय है। उपमान क्या है? कमल। लेकिन हम कह रहे हैं मानो, संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 28, अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहां पे देखें तो अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, पूरे वाक्य को देखें तो एक तरीके से मानवीकरण अलंकार है। लेकिन उषा नागरी पद में कौन सा अलंकार है? तो यहां पे रूपक अलंकार है। यानी एक तरीके से हम देखें कि उषा रूपी नायिका, तो यहां पर रूपक अलंकार है। वैसे पूरे पद को अपन देखें तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, और लेकिन यहां पर आसमान रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरी, तो यहां पे रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 29, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तय वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहां पे अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 30, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। यानी श्याम रंग, श्याम का अर्थ है काला रंग, काले रंग में डूबने के बाद भी उज्जवल होना। यानी वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां पर विरोध का आभास होता है तो वहां पे अलंकार होता है विरोधाभास। तो यहां पे श्याम रंग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की भक्ति में जो डूबता है उसका मन त्यों त्यों उज्जवल होता है। तो यहां पे विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31वां था कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो यहाँ पे एक तो है बेर और एक दूसरा शब्द भी है बेर। तो एक तो बेर का अर्थ है तीन बेर यानी तीन वक्त, और एक बेर का अर्थ है एक झाड़ी का फल। तो यहाँ पे बेर शब्द की आवर्ती हुई है और अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 32, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ एक तरीके से देखें तो घ वर्ण की आवृत्ति हुई है, ट वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो हर जगह होता ही है। लेकिन यहाँ पे काली घटा, घटा का अर्थ है बादलों का झमघट और घटा का अर्थ है कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ और काली घटा मतलब काले बादलों का झमघट। तो यहाँ पर भी अलंकार है वो अपन कहें कि अलंकार यमक ही है। प्रश्न नंबर 33, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में अलंकार है। तो ज्ञान की आंधी मतलब ज्ञान रूपी आंधी, यहाँ पे अलंकार माना जाएगा वो है रूपक। तो इसका उत्तर आप आगे के पेज में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे रूपक अलंकार दे रखा है। और प्रश्न नंबर 35 है, उसी तपस्वी से लंबे थे सदृश तापस अन्य। यानी एक तपस्वी के समान अन्य तापस है, उसी के सदृश वो भी लंबे थे। तो सदृश यानी एक की दूसरे के साथ तुलना की है, तो यहाँ पे अलंकार है वो आपके हो जाएगा उपमा अलंकार। अब प्रश्न नंबर 35वां और अंतिम है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कहां किया जाता है? तो वहां अभेद आरोप होता है वो होता है रूपक अलंकार में। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 35वां और अंतिम प्रश्न इस प्रकार था। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके मूल्यांकन में ये बहुत उपयोगी साबित होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा मैं यकीन भी रखता हूं। और आपसे जाते जाते एक ही निवेदन करूंगा, एक ही अपेक्षा रखूंगा कि अधिक से अधिक आप अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षाओं की पढ़ाई तो मिलती है, साथ ही साथ कक्षा 12th पास करने के बाद जब भी आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो भी यह मंच, अपना यह परिवार आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का विषय है।
और शब्द शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अपना महत्व रखता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि शब्द शक्ति क्या है, अनेक विद्यार्थियों को ये समस्या होती है, वो शब्द शक्ति नहीं समझ पाते क्योंकि ये व्याकरण का नया विषय है। तो आज हम शब्द शक्ति के बारे में बहुत ही आसान विश्लेषण करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको शब्द शक्ति जो टॉपिक है वो समझ में भी आएगा। तो अंत तक साथ बने रहें और एक अपील ज़रूर करूँगा कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें, और चैनल के आप नियमित सदस्य नहीं हैं तो सदस्य भी जरूर बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, शब्द शक्ति। तो सबसे पहले परिभाषा, क्या है शब्द शक्ति? तो इसमें हम स्पष्ट देख रहे हैं कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई शब्द है, उसका अर्थ किस संदर्भ निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, उसके अर्थ निकलने की प्रक्रिया क्या है। तो शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली, प्रत्येक शब्द का एक नियत अर्थ होता है, किस संदर्भ में वह अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसका बोध कराने वाली जो एक शक्ति होती है उसको अपने कहते हैं शब्द शक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये शब्द शक्ति होती कितने प्रकार की है। तो शब्दों की शक्ति है वो एक तरीके से हम देखें तो 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ। वैसे हम इनके विस्तार में जाएं जब हम आगामी कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे, बीए में पढ़ेंगे या एमए में पढ़ेंगे तो इनका विस्तार होगा। फिलहाल अपने पाठ्यक्रम में जो शब्द शक्ति है वो मुख्यतः 3 प्रकार की है, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। अब इनका एक आसान तरीके से मैं आपको अर्थ समझाऊं तो यह होगा कि अभिधा का मतलब सीधा साधा अर्थ, मैं खाना खा रहा हूँ मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। अभिधा का अर्थ लोक प्रचलित सीधा साधा अर्थ है। लक्षणा का मतलब किसी लक्षण के आधार पर हम ग्रहण करते हैं, और व्यंजना का मतलब है कि जब अर्थ न तो उस अभिधा से निकले न लक्षणा से निकले, कोई तीसरा ही अर्थ निकले तो अपने कहते हैं वो व्यंजना शब्द शक्ति है। अब इसको एक हम इस डायग्राम के माध्यम से हम सीख सकते हैं इसको कि यह है शब्द शक्ति का नाम। अभिधा शब्द शक्ति होगी, उसमें जो शब्द होगा उसे अपन कहेंगे वाचक। अभिधा शब्द शक्ति में शब्द है उसको क्या कहते हैं, वाचक, और शब्द का जो अर्थ निकलता है उसे अपने कहते हैं या तो वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ निकलता है तो मुख्यार्थ, और अभिधेय अर्थ निकलता है तो अभिधेयार्थ। मतलब आप कह सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति है, उसमें शब्द है उसको वाचक कहते हैं, जबकि वाचक शब्द का जो अर्थ निकलता है, अभिधा का जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ भी होता है, उसे मुख्यार्थ भी कहते हैं और उसे अभिधेयार्थ भी कहते हैं। बात करें लक्षणा की, तो लक्षणा में जो शब्द होगा वो होगा लक्षक और उसका अर्थ निकलेगा लक्ष्यार्थ। व्यंजना है, उसमें शब्द होगा व्यंजक और उसका अर्थ निकलेगा व्यंग्यार्थ। अब एक एक शब्द शक्ति की अपने बात करें तो सबसे पहले अपने सामने आती है अभिधा। अभिधा क्या है कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा लोक प्रचलित अर्थ ज्ञात हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का सीधा साधा अर्थ, उसका लोक प्रचलित अर्थ, दैनिक बोलचाल में जो अर्थ लिया जाता है उसे अपन कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। तो परिभाषा आप जरूर याद रखें क्योंकि परीक्षा में कई बार परिभाषा भी पूछी जाती है। अब देखिए एक बात और है, इस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है, मतलब किसी शब्द का मुख्य अर्थ ही निकलता है, इसलिए इस शब्द शक्ति को मुख्या शब्द शक्ति भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि किस शब्द शक्ति को मुख्या शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है, तो वो भी है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, अब उदाहरण अपन देख लेते हैं कि मेरा घर गंगा के किनारे पर बसा है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि गंगा के किनारे है। सिंह वन का राजा है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है कि सिंह वन का राजा है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, मतलब सीधी सी बात है। अपना घर सबको प्यारा लगता है, सीधी सी बात है। अपने देश का नाम भारत है, हाँ भारत है, सीधा सा नाम है। और हमें अनुशासित जीवन जीना चाहिए, मतलब अनुशासित जीवन जीना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की अपन कहें कि अर्थ को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, सीधा साधा लोक प्रचलित अर्थ है, इसलिए यहाँ पर शब्द शक्ति है वो कौन सी है, अभिधा। अब इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं
कि उपर्युक्त सभी वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का साधारण, लोक प्रचलित और मुख्य अर्थ का बोध होने के कारण यह अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो साथियों, यह अभिधा शब्द शक्ति इस प्रकार हम समझ सकते हैं। बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या है कि जहां अभिधा शब्द शक्ति से यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम कहां पहुंचते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति में। तो देखिए, परिभाषा यह है कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा या प्रत्यक्ष अर्थ ज्ञात न होकर लाक्षणिक अर्थ ज्ञात होता है, यानी लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, उसे अपन कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे उदाहरण, वह आदमी शेर है, मतलब इसमें आदमी की जो बहादुरता है, जो वीरता है, वो लक्षण यहाँ ग्रहण किया गया है, इसलिए ये प्रयोजनवती लक्षणा है। राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर नहीं है, राजस्थान के लोग हैं वो वीर है, तो यहाँ पर राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान शब्द आया है, लक्षण के आधार पर वो रूढ़ा लक्षणा है। मेरा घर गंगा पर बसा है, अब गंगा के ऊपर तो नहीं बसा हुआ है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि मेरा घर गंगा के किनारे बसा है, ये तो सीधा अर्थ है, लेकिन मेरा घर गंगा पर बसा है, इसका मतलब भी यही लिया जाएगा कि गंगा के किनारे पर बसा है, लेकिन यहाँ गंगा पर बसा है, तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है, मतलब कोई कारण बताया कि कहाँ बसा है। और प्रश्न नंबर, यदि उदाहरण नंबर आप 4 देखें कि वह तो बच्चिया का ताऊ यानी बेल, वह तो निरा गधा और उल्लू है, तो ऐसा उस इंसान के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मूर्ख हो, जो ये मूर्खता का अवगुण है, उसके लिए ये शब्द आए हैं, बच्चिया का ताऊ, निरा गधा और उल्लू। वास्तव में ऐसा नहीं है, तो ये भी प्रयोजनवती लक्षणा है। तो उपयुक्त वाक्यों में शेर, वीर, गंगा पर, बच्चिया का ताऊ, गधा, उल्लू लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किए गए, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब बात करें हम इनके लक्षणा शब्द शक्ति के भी भेद की, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा रूढ़ा लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, उन 2 भेदों में यदि बात करें हम, तो एक होती है प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरी होती है रूढ़ा लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा क्या है और रूढ़ा लक्षणा क्या है? तो देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा वहाँ होती है जहाँ मुख्यार्थ में बाधा हो किंतु किसी कारण या प्रयोजन को महत्व दिया जाए, यानी मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है लेकिन उसमें कोई न कोई कारण निहित होता है, कोई न कोई प्रयोजन निहित होता है और मुख्य अर्थ को गौण कर दिया जाता है, मुख्य अर्थ को गौण मान लिया जाता है और लक्ष्यार्थ को मुख्य अर्थ मान लिया जाता है, वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, गंगा में झोंपड़ी है। अब देखिए, गंगा में झोंपड़ी है, इसका मतलब तो है गंगा के अंदर झोंपड़ी है, गंगा नदी के अंदर झोंपड़ी है, लेकिन ये नहीं है, गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें झोंपड़ी है। तो यहाँ पर कारण है, गंगा में झोंपड़ी है, मतलब इस बात का एक तरीके से प्रयोजन क्या है, अर्थ हम कारण क्या माने कि गंगा के बहाव क्षेत्र में झोंपड़ी है। शेर तो अब आया है, इसका मतलब तो वास्तव में शेर जो जानवर है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लिया है बहादुरी के कारण, ये लिया है कि शेर तो अब आया है, मतलब ये व्यक्ति के संदर्भ में आया है, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है। अब बात करते हैं अपन रूढ़ा लक्षणा क्या है। तो जहाँ मुख्य अर्थ की अपेक्षा किसी रूढ़ी या परंपरा, यानी सदियों से चली आ रही कोई ऐसी रूढ़ी या परंपरा को आधार मानकर वाक्य का अर्थ ज्ञात किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे बिहार जाग उठा, इसका मतलब बिहार नहीं जगा है, बिहार के लोग जगे हैं। अपन कहते हैं कि भारत 10 विकेट से जीता, इसका मतलब क्रिकेट में भारत की टीम जीती है, भारत देश की टीम जीती है, तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा है, रूढ़ी के कारण। जैसे भारत ने पाकिस्तान को मात दी, तो वहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को मात दी मतलब भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हराया, तो वहाँ पर भी रूढ़ा है। बाजार में सन्नाटा है, इसका मतलब बाजार में चहल पहल नहीं है, बाजार में वास्तव में सन्नाटा तो कोई रूप लेके तो आता नहीं है, सन्नाटे का मतलब है कि लोगों की चहल पहल आवागमन नहीं है, इसलिए बाजार में सन्नाटा है। तो ये रूढ़ी के आधार पर है, इसलिए यहाँ पर रूढ़ा लक्षण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखकर फीडबैक जरूर दें कि आपको शब्द शक्ति समझ में आई या नहीं आई।
अब बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, यानी शब्द शक्ति का भेद 3। जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा जब किसी शब्द का अर्थ वाच्यार्थ से नहीं निकलता है, लक्ष्यार्थ से नहीं निकलता है, यानी अभिधा से नहीं निकलता है, लक्षणा से नहीं निकलता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात जब न वाच्यार्थ से अर्थ निकले न लक्ष्यार्थ से निकले, बल्कि शब्द का व्यंजक या व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब साधारण अर्थ भी नहीं है, लक्षण के आधार पर भी अर्थ नहीं है, साधारण या लक्षण के आधार पर अर्थ नहीं है, व्यंजना के आधार पर उसमें क्या व्यंग्य नीत है उसके आधार पर अर्थ लिया जाता है, तो वहाँ होती है व्यंजना। जिसे पुजारी ने कहा संध्या हो गई, लक्षणा की बात करें तो लक्षणा की दृष्टि से तो यही निकलेगा कि पुजारी ने कहा संध्या हो गई, इसका लक्षण लें हम, लक्षण के आधार पर अर्थ निकल नहीं रहा है। अभिधा से देखें पुजारी ने कहा संध्या हो गई, तो उस बात का भी निहित अर्थ नहीं निकल रहा है, और व्यंजना से ये पता लग रहा है कि पुजारी ने कहा संध्या हो गई, इसका मतलब संध्या आरती का समय हो गया, पूजा अर्चना का समय हो गया। तो ये जैसे अपने कहते हैं कि संध्या हो गई, इसका मतलब लोगों के घर लौटने का समय हो गया, मंदिरों में पूजा आरती का समय हो गया। कोई अपना व्यंग्य अर्थ लेते हैं, कोई व्यंजक अर्थ लेते हैं, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण नंबर 2, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर भी पानी शब्द है उसका व्यंग्यार्थ लिया गया है, मतलब मनुष्य के संदर्भ में पानी है वो व्यंजक अर्थ में इज्जत है, चूने के संदर्भ में वो पानी है, मोती के संदर्भ में वो चमक है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। अब अपना व्यंजना शब्द शक्ति के यदि भेदों की बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं। एक होती है शाब्दी व्यंजना, दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना का मतलब सीधा सा यही है कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ है वो अर्थ पर आधारित न होकर शब्द पर आधारित हो, वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। सीधी सी बात है, शाब्दी में शब्द के आधार पर व्यंग्यार्थ निकलेगा, तो जहाँ पर व्यंग्यार्थ है शब्द पर अर्थ पर आधारित न होकर शब्द पर होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, या जो मोती मानुष चून पानी ये शब्द है, इनके आधार पर व्यंजना है। उपयुक्त पंक्ति में व्यंग्यार्थ शब्द पर आधारित है, और यदि हम इन शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द रख दें तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी, अतः यहाँ शाब्दी व्यंजना है। तो अपना पानी है, यहाँ पे यदि जल लिख दें कि जल गए न उबरे, तो वो मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में, चूने के संदर्भ में अलग अलग अर्थ नहीं देगा। अपने चूने की जगह यदि हम कोई दूसरा इसका अर्थ रख दें, मनुष्य की जगह अन्य अर्थ रख दें, तो उसका एक तरीके से प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। अब बात करते हैं कि आर्थी व्यंजना क्या है। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होता है, और शब्द बदल देने पर भी उसका व्यंग्यार्थ निकलता है। यदि हम शब्द बदल देंगे तो भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शाब्दी व्यंजना में क्या होता है कि शब्द बदल देने पर उसका व्यंग्यार्थ है वो नहीं निकलता है, लेकिन आर्थी व्यंजना में व्यंग्यार्थ है वो अर्थ के आधार पर निकलता है, इसलिए यदि हम शब्द बदल भी देते हैं तो भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अब इसका उदाहरण कि अबला हाय जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में नारी के 2 गुण, यानी एक उसका ममत्व भाव, एक उसकी कष्ट सहन करने की क्षमता, इसका वर्णन करने के लिए क्या किया है, दूध और पानी के माध्यम से अर्थ लिया गया है, जिसके स्थान पर अन्य शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलेगा। यदि हम दूध के स्थान पर इसका पय लिख दें, दूसरे स्थान पर अपन सोम लिख दें, अमृत लिख दें, आंखों में पानी है इसके लिए आंखों में नीर लिख दें, तो भी इसका व्यंग्यार्थ निकलेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः यहाँ पर आर्थी व्यंजन है। आर्थी का मतलब अर्थ के आधार पर, शाब्दी का मतलब शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर होगा और शब्द बदलेंगे तो व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा, अर्थ के आधार पर होगा और शब्द बदलेंगे तो भी अर्थ के आधार पर उसका व्यंग्यार्थ निकलेगा। अब अपना कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटी वृषभ भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर शब्द के आधार पर वृषभ अनुजा
और वर्ष भानुजा, तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। इस शब्द को तोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा, तो शाब्दी व्यंजना है। फिर है सोवत नाग मद बिनार ताक बिना नहीं राग, तो यहाँ पर भी है शाब्दी व्यंजना। तीसरा उदाहरण है उषा सुनहली तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। और चौथा जो उदाहरण है वो है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वह वा जमुना के तीर, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर व्यंजना निकली है, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था शब्द शक्ति का प्रकरण। यथासंभव मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ यह शब्द शक्ति आपको समझ में आई होगी, इसलिए आप इसको पूरा देखें, अपनी नोटबुक है उसके अंदर ज़रूर लिखें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।